ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है एटीएम वगैरह और मोड ऑफ ट्रांजैक्शन वगैरह के बारे में सारा का सारा कर लिया था, है ना। अब आगे चलते हैं और समझते हैं टाइप ऑफ मनी कि मुद्रा, मनी को हिंदी में क्या कहते हैं, मुद्रा कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार। हिंदी में क्या कहेंगे, मुद्रा के प्रकार। देख, जो मनी होती है वो कई टाइप की होती है। एक जो हम देखते हैं जिसे हम कहते हैं पेपर मनी, PAPER, पेपर मनी। दूसरा तू देखती होगी प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक, यस, प्लास्टिक मनी। तीसरा टाइप होता है मेटल मनी या मेटालिक मनी, मेटालिक मनी। चौथा टाइप होता है चीप मनी, चीप मनी। पांचवा टाइप होता है कॉस्टली मनी, कॉस्टली मनी। छठवां टाइप होता है हॉट मनी, हॉट मनी। ठीक है, ये छह तरीके के तू मेनली पैसों के बारे में तुझे पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, मोस्टली इसमें से बहुत सारी चीजें तुझे पता है, बस अभी ग्लिम्स दूंगा, बताऊंगा तो यू विल गेट टू नो कि अच्छा ये क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देख, अगर हम बात करते हैं पेपर मनी की बात करें, तो पेपर मनी किसी कंट्री में लीगल टेंडर होता है। और पेपर मनी जो होता है ना, पहले मैं लिख दूं, PAPER, पेपर मनी, पेपर मनी। पेपर मनी का इंटरनल कोई वैल्यू नहीं होता है। पहली बात, इसका टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ, इंटरनल नो वैल्यू, इंटरनल वैल्यू नहीं होता है। पेपर मनी का एक्सटर्नल वैल्यू होता है, एक्सटर्नल वैल्यू होता है। एक्सटर्नल कहने का मतलब कि पेपर मनी के ऊपर जो कलर है उसकी वैल्यू है, उसमें जो प्रिंटिंग की गई है उसकी वैल्यू है, उसमें जो नंबरिंग लिखी हुई है उसकी वैल्यू है। अगर इन सब चीजों में से कोई भी चीज को तू हटा देती है तो उस पेपर मनी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अभी समझाता हूं मैं। ठीक है, एक्सटर्नल वैल्यू मतलब उसकी प्रिंटिंग, उस पर क्या छपा है, उसका कलर, ठीक है, किस कलर में है, उसका साइज, क्या साइज में है, समझ में आ रहा है। ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है, उसकी एक्सटर्नल वैल्यू कहलाती हैं, एक्सटर्नल वैल्यू। जैसे अगर मैं एक ये डाउनलोड कर लूं अपना रुपया, रुपी इमेज, मान लो कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये, नहीं, अरे 0 रुपया कहाँ से आ रहा, 100 रुपया जाए, मान लो 100 रुपया है, तो मैं 100 रुपया को ले लेता हूँ। 100 रुपया दिखाई दे रहा है। अब देख, इस 100 रुपए की वैल्यू तब तक की है, तब तक की है जब तक इस पर एक गांधी बाबा है। अगर
किसी हमारे भारतीय रुपए पर गांधी बाबा नहीं रहेंगे, क्या उसकी वैल्यू रहेगी? नोट की बात कर रहा हूं। अगर उस नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत ये नहीं लिखा है तो क्या उसकी वैल्यू रहेगी? यहाँ पर 100 रुपए किसी और भाषा में लिखा हुआ है या कोई और कलर से लिखा हुआ है, क्या उसकी वैल्यू रहेगी? क्या यहाँ पर अगर गवर्नर का सिग्नेचर नहीं है तो उसकी वैल्यू रहेगी? नहीं। मतलब कि इस पेपर का वैल्यू तब तक ही है जब तक उसके ऊपर की ये सारी की सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी हैं, ये है, तभी इसकी वैल्यू है। अगर इसी को तू फाड़ दे, ठीक है, इसी पेपर को फाड़ दे, तो क्या फाड़ने के बाद इस पेपर की, इस 100 रुपए की कोई वैल्यू रह जाएगी? फटा हुआ नोट कोई लेता नहीं है, वैसे हम लोग चिपका उपका के चला देते हैं, वो अलग बात है कि नहीं? हाँ, तो फटा हुआ नोट लेते नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पेपर मनी होता है, पेपर मनी का कोई इंटरनल वैल्यू नहीं है। इंटरनल कहने का मतलब कि उसको तुम कूच डालो, गला डालो, उसका स्ट्रक्चर बदल दो, ठीक है, उसे अगर ये रेक्टेंगुलर है तो उसको सर्कुलर कर दो तो भी उसकी वैल्यू रहे, उसको हम कहते हैं इंटरनल वैल्यू। तो क्या पेपर के केस में अगर हम ऐसे कर देंगे, इसको काट देंगे, तोड़ देंगे, 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, तो भी ये 100 रुपया रहेगा? नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू तब तक ही है जब तक इसके ऊपर की सारी चीजें व्यवस्थित है। जहां ये गया इसकी वैल्यू खत्म। बात समझ में आई? पेपर वैल्यू किसी भी देश में लीगल टेंडर होता है। ठीक है, क्या होता है? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर। जैसे भारत में रुपया, भारत में, इंडिया में रुपया, जैसे 100 रुपया। अगर क्या ये 100 रुपये सारा का सारा चीज एकदम अच्छे से है, सब कुछ इस पे लिखा हुआ है, तो किसी दुकानदार को देगी, वो दुकानदार क्या ये 100 रुपये लेने से मना कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर वो दुकानदार मना करती है तो दुकानदार के ऊपर केस हो सकता है, उसे जेल जाना पड़ सकता है, उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत में ये 100 रुपया क्या है? लीगल टेंडर है। इसलिए जब डिमोनेटाइजेशन हुआ होगा 2016 में, तो मोदी जी ने क्या कहा होगा? आज रात 12 बजे से 1,000 और 500 के नोट भारत में लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। समझ में आया? हाँ, तो पेपर मनी किसी भी देश में क्या होती है? उसकी लीगल टेंडर होती है। तू भारत में रह करके डॉलर को लेने से मना कर सकती है, लेकिन भारत में रह करके भारत के रुपयों को लेने से मना नहीं कर सकती है, अनटिल और अनलेस कि उस पर कोई कटा फटा निशान हो, पेन मार्किंग किया गया हो, उसके कलर उड़ गए हो। इस सिचुएशन में अगर सब कुछ सही है तो तुझे लेना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गया इतना? तो पेपर मनी क्या होता है, इतना क्लियर हुआ? क्या पेपर मनी की इंटरनल वैल्यू होती है? एक्सटर्नल वैल्यू होती है? हाँ। पेपर मनी क्या किसी देश में लीगल टेंडर रहता है कि नहीं रहता है? भारत में लीगल टेंडर क्या है? पेपर मनी का अगर तुझे एग्जांपल देना पड़ेगा कि भारत में, तो तू क्या देगी? रुपया। ठीक है, रुपया, 100 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया का नोट सब क्या है? लीगल टेंडर है, इसे देना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? वैसे अगर कहेगा कि चाइना में लीगल टेंडर क्या रहेगा? चाइना में रेनमिनबी या युवान। रे, रेनमिनबी या युवान। रेनमिनबी पहले युवान हुआ करता था, उसी का नाम बदल के रेनमिनबी कर दिया। समझा? तो ये पेपर मनी क्लियर है। ओके, अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं प्लास्टिक मनी के बारे में। ठीक है, पहला हो गया पेपर मनी, दूसरा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी कुछ नहीं, प्लास्टिक मनी जितने भी तेरे एटीएम कार्ड,
डेबिट एटीएम कार्ड में जैसे डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, सारा का सारा क्या कहलाता है? ये प्लास्टिक मनी। ठीक है, एग्जाम्पल डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो उन सब का इस्तेमाल करके, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकती है? क्या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लोहे का रहता है? क्या क्या उसकी खुद की कोई वैल्यू है? उससे तू जो पैसा निकालती है उस पैसे की वैल्यू होती है कि नहीं? इसलिए अगर कोई पूछेगा कि क्या मतलब कि प्लास्टिक मनी का मतलब प्लास्टिक वाला पैसा होता है? नहीं, वो साधन जिसका इस्तेमाल करके हम लोग पैसे कहीं से भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी। एग्जाम्पल सीधा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, अब आगे चलते हैं और समझते हैं तीसरा नंबर, मेटालिक मनी। ठीक है, मेटालिक मनी। मेटालिक मनी, मेटालिक मनी क्या होता है? मेटालिक मनी का अपना इंटरनल वैल्यू होती है, इंटरनल वैल्यू। इंटरनल वैल्यू होती है। ठीक है, इंटरनल वैल्यू का मतलब तुम उसका शेप बदल दो, साइज बदल दो, ठीक है, ये चाहे कुछ भी इसका बदल दो, उसकी वैल्यू वही रहेगी। वेट बदलना नहीं चाहिए। जैसे कि 1 ग्राम का अगर गोल्ड है, 1 ग्राम का अगर तेरे पास ऐसा रेक्टेंगुलर गोल्ड है, तू इसी 1 ग्राम को सर्कुलर गोल्ड में बदल दे, जो वैल्यू इस रेक्टेंगुलर गोल्ड की थी वही वैल्यू इस सर्कुलर गोल्ड की रहेगी। बात समझ में आई? चाहे इसी रेक्टेंगल को तू 4 भाग में डिवाइड कर दे, छोटा छोटा कर दे, तो भी उतना ही वैल्यू रहेगी गोल्ड की। बात समझे ना? क्यों? क्योंकि ये गोल्ड का इंटरनल वैल्यू है। तू गोल्ड के ऊपर कुछ छाप दे, कुछ कर दे, उसे पूछ दे, छूर दे, जो भी कर देगी वो गोल्ड गोल्ड ही रहेगा। गोल्ड का जो कीमत रहेगा उसके वजन के हिसाब से हमेशा वही वैल्यू रहेगी। बात समझ में आ रहा है? तो इंटरनल वैल्यू का मतलब शेप और साइज, शेप साइज। ठीक है, शेप और साइज चेंज होने के बाद भी उसकी कीमतों में कोई कमी नहीं आती है, उसे हम कहते हैं इंटरनल वैल्यू ऑफ मेटालिक मनी। मेटालिक मनी का अगर एग्जांपल देना रहेगा तो क्या देगी? गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो राजा महाराजा के समय में किसका इस्तेमाल होता था? गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। बात समझ में रहेगा? गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, ये सब के सब कैसे हैं? मेटालिक मनी, मेटालिक मनी। क्लियर है? क्लियर है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसी में गोल्ड कॉइन और लिख ले सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? ये सब प्रीसियस मेटल्स में आती हैं। जैसे इसमें गोल्ड के ऊपर ये लिखा है 999। ये 999 क्या है? क्या बता सकती है? जब मैं तुझे गोल्ड के बारे में पढ़ा रहा था जीएसटी के टाइम, तो गोल्ड पे मैंने बताया था जो मार्किंग होती है वो मार्किंग किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ये 999 क्या रिप्रेजेंट करता है? 999 का मतलब है ये जो गोल्ड है, गोल्ड के कैरेट को बताता है कि ये कितने कैरेट का है। 999 24 कैरेट गोल्ड को बताता है, 24 कैरेट गोल्ड को। वहीं अगर 22 कैरेट गोल्ड रहता है तो उसका होता है 916। बस समझ में? 22 कैरेट गोल्ड का
क्या रहता है 916 और 24 कैरेट गोल्ड का 999। तो जो सिक्के वगैरह होते हैं सिक्कों में मिलावट नहीं होती है, लेकिन अगर वही तुझे ज्वेलरी बनवाना है तो उसमें तुझे कुछ न कुछ मिक्सिंग करनी होगी, इसलिए उसकी कैरेट घट जाती है। जो 24 कैरेट से 22 कैरेट अगर हो गया, यानी इसमें दो दो परसेंटेज क्या मिलाया गया है ये तेरा कोई दूसरा एलॉय मिलाया गया है, चाहे वो कॉपर हो गया, टीन हो गया। बस समझे? ओके, तो मेटालिक मनी समझ में आया? क्या मेटालिक मनी का इसके ऊपर का ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये सब की वैल्यू होती है? नहीं, इसका इंटरनल वैल्यू है, इंटरनल। ठीक है, ये गोल्ड है तो गोल्ड ही रहेगा। इतना क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं और समझते हैं चौथा नंबर, चीप मनी। ठीक है, चीप मनी, चीप मनी किसे कहेंगे? ऐसा पैसा जो इजिली अवेलेबल हो। चीप मनी, चीप मनी इजिली अवेलेबल, इजिली अवेलेबल। इसका जो डिमांड है वो बहुत ही कम रहता है। डिमांड क्या रहता है? बहुत ही कम रहता है। ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत कम रहती है, वैल्यू बहुत कम रहती है। जैसे जैसे अगर तुझे भारत भारत से नेपाल जाना है, तो भारत से तू नेपाल 100 रुपया लेके जाएगी, तो वहां पर तुझे हो सकता है कितना मिल जाए, जो कि 400 मिल जाए या 300 मिल जाए। तो तुझे क्या लगता है कि नेपाल का पैसा भारत के पैसे से स्ट्रांग है या वीक है? वीक है। तो ऐसे जितने भी देश हैं जिनका पैसा बहुत वीक होता है, उस पैसे को हम क्या कहते हैं? चीप मनी कहते हैं। चीप मनी मोस्टली पुअर कंट्रीज की होती है, जो गरीब देश है बहुत। ठीक है, गरीब देशों की जो मनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? चीप मनी। पुअर कंट्री, पुअर कंट्रीज। बात समझ में आया इतना? आगे चलते हैं, और आगे आता है हमारा कॉस्टली मनी। कॉस्टली मनी को हम लोग कहते हैं दुर्लभ पैसा, दुर्लभ। चीप को हम क्या कहते हैं? सुलभ, हिंदी में कहते हैं सुलभ, सुलभ मुद्रा। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें पांचवा, कॉस्टली मनी, इसको हम लोग कहते हैं दुर्लभ। और नहीं रे, दुर्लभ का मतलब होता है जो बहुत आसानी से न मिले। चीप का मतलब होता है जो बहुत आसानी से मिल जाए। सुलभ बोलते हैं ना कि अरे वहां जाना बहुत सुलभ है। समझ में आ रहा है क्या? कॉस्टली का मतलब जो बहुत आसानी से नहीं मिले। जो चीज बहुत कॉस्टली होता है क्या वो बहुत आसानी से मिल जाता है? नहीं, इसलिए उसे कहते हैं दुर्लभ है। कहते हैं ना, गुलर का फूल देखना बहुत दुर्लभ है। तो बहुत जो चीजें बहुत कठिन होती है उसे हम दुर्लभ कहते हैं। तो कॉस्टली मनी वो मनी जो इजिली अवेलेबल नहीं होती है, जिनका डिमांड बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इजिली अवेलेबल नहीं, इजिली अवेलेबल नहीं होती है, डिमांड थोड़ा हाई होता है, डिमांड थोड़ा हाई होता है। तो यहाँ पर, यहाँ जैसे इसमें एग्जांपल में याद रख लेना, जैसे मैं लिख दूं नेपाल, अफ्रीका, कई सारे कंट्री। वैसे यहाँ पर याद रख लेना भारत, यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। एग्जाम्पल
इंडिया, इंडिया। तो भारत की जो रुपया है, भारत का जो रुपया है, क्या वो चीप मनी में आएगा या कॉस्टली मनी में आएगा? कॉस्टली मनी में आएगा। बात समझ में आई? अभी तूने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि अब धीरे धीरे जैसे कि भारत ने ये रसिया के साथ रुपए में ट्रेड किया है ना? हम लोग ऐसे बहुत बार्टर सिस्टम भी होता है, बार्टर सिस्टम में भी ट्रेड होता है, जैसे कि वहां से ऑयल आएगा तो यहाँ से कुछ खाने पीने वाला सामान चला जाएगा, या वैसे ही रुपये में भी हो जाता है, क्योंकि रसिया को तो अभी डॉलर लेना वो है नहीं, उसको सैंक्शन लगा हुआ है, तो वो भारत से क्या कर सकता है, रुपए में ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो हमारा रुपया ले लो और रुपये में हम तुमको पेमेंट कर देंगे, फिर उसका ट्रांजेक्शन कर देना बाहर के देशों में, है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे होता है। तो इसलिए हमारा जो रुपया है, रुपया किस में आता है? कॉस्टली मनी में आता है। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं, समझते हैं कि हॉट मनी क्या होता है। हॉट मनी हम उसे कहते हैं जिसका डिमांड बहुत ज्यादा हाई होता है, जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड होता हो, जिसमें पूरी दुनिया ट्रेड उसी मनी में करने की कोशिश करती हो, उसे हम हॉट मनी कहते हैं। अब इतना डिस्क्रिप्शन के बाद तू समझ गई होगी कि ये किसकी बात कर रहा हूं मैं। चलो, ठीक है, देखो, हॉट मनी, इसका डिमांड बहुत हाई रहता है। डिमांड बहुत हाई होता है, पूरी दुनिया के द्वारा एक्सेप्टेड होता है, एक्सेप्टेड बाय होल वर्ल्ड। ट्रेड इसी में होता है, ट्रेड मोस्टली इसी में होता है। ठीक है, ये बहुत स्टेबल रहता है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा रहती है, मतलब ये बहुत तेजी से गिरता नहीं है। इसका एग्जाम्पल हमको क्या देखने को मिलेगा? एग्जाम्पल देखने को मिलेगा डॉलर। अब देख, जैसे हम डॉलर की बात करते हैं, तो डॉलर को प्रिंट करने का सारा जिम्मा किसके पास है? यूएसए के पास है। तो किसी दूसरे देश को अगर ट्रेड करना रहता था डॉलर में, तो पहले वो यूएसए से डॉलर खरीदता था, उसके बाद उसमें वो ट्रेड करता था। बात समझ में आ रही है? अब जब तू किसी दूसरे देश से उसका पैसा खरीदेगी, तो वो तुझे अपना पैसा तो देगा, लेकिन बदले में वो कुछ चार्जेस भी काटेगा। कैसा? हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन, तो जैसे टिकट निकालते हैं ऑनलाइन, 100 रुपए का अगर हमारा टिकट है, तो उसपे जो जिस पेमेंट गेटवे का हम इस्तेमाल करते हैं, वो 10 रुपया या 15 रुपया काट लेता है कि नहीं? तो हमें सर्विस देता है, बट उसका अपना वो सर्विस चार्ज काट देता है। वैसे यूएसए भी क्या करता था? यूएसए भी लोगों को डॉलर देता था, लेकिन उस पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस काटता था। ठीक है, तो इसी चीज को करने के लिए कि भाई ये यूएसए ज्यादा डोमिनेट न करे, लोगों ने, बड़े बड़े जो देश के इकोनॉमी थे, इन लोगों ने मिलके एक रूल बनाया, और जिसे कहा गया एसडीआर, एसडीआर, स्पेशल ड्रॉविंग राइट, स्पेशल ड्रॉविंग राइट। लोगों ने क्या बनाया? स्पेशल ड्रॉविंग राइट, एस डी आर, स्पेशल ड्रॉविंग राइट। इसलिए बनाया कि ताकि फ्यूचर में जा करके ये जो यूएसए है, ये मोनोपोली ना करने लगे, या अपने हिसाब से सारी की सारी चीजों को मैनिपुलेट ना करने लगे। बात समझ में आई? अब देख, इस स्पेशल ड्रॉविंग राइट में कुल 5 मुद्राओं को रखा गया। ऐसी मुद्राएं जो बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करती हों, ऐसी मुद्राएं जिनका डिमांड बहुत अधिक हो, ऐसी मुद्राएं जिनको हम इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हो, उन सारे पैसों को किसमें रखा गया? इस एसडीआर की कैटेगरी में रखा गया।
तो एसडीआर में जितने भी पैसे आएंगे वो हॉट मनी में कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? हॉट मनी कहलाएंगे। तो बात समझ में आई? अब देख, मैं तुझे पहले मैप के जरिए समझा देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें थी। ये दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप। अब देख, ये इधर में क्या चलता है? डॉलर, ठीक है, डॉलर, ठीक है। तो यहाँ इधर भी तू देखेगी तो डॉलर वगैरह चलता है बहुत जगह जगह। तो मैं मेनली तुझे यूएसए, कनाडा, हर किसी का अलग अलग डॉलर होता है। कैनेडियन डॉलर होता है, यूएसए डॉलर होता है, ब्राजीलियन डॉलर होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है ना? डॉलर अलग अलग होता है। तो बस एक मोटा मोटा याद रख कि एक हो गया डॉलर। उसके बाद यूरोपियन जो कंट्री थे, इनका था यूरो। यूरोपियन कंट्री का क्या था? यूरो, यूरो, ठीक है, यूरो, EUR। यूरोपियन कंट्री का यूरो। इसमें ब्रिटेन नहीं आना चाहिए, ब्रिटेन का पाउंड अलग से होता है। यूरोपियन कंट्री का मैं करूँ यूरो, यूरो। ये जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन का पाउंड, ब्रिटेन का पाउंड, ब्रिटेन का पाउंड। पहले रसिया का रूबल भी हुआ करता था, लेकिन रूबल की जो स्टेबिलिटी थी वो अब वॉर की वजह से बहुत नीचे चली गई, इसलिए एसडीआर से रूबल को हटा दिया गया। फिर उसके बाद इधर अपने साउथ चाइना, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में आता है चाइना का रेनमिनबी या युआन, युआन, युआन या रेनमिनबी, ठीक है। और यहाँ जापान का येन, जापान का येन। बात समझ में? तो टोटल कितने हो गए? ये पांच, पांच मुद्राओं को किसमें रखा गया है? एसडीआर की कैटेगरी में रखा गया है। कौन कौन से हैं वो तो बता दे एक बार। डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, युआन। युआन को और क्या कहते हैं? रेनमिनबी, रेनमिनबी, ठीक है, रेनमिनबी, रेनमिनबी। इतना क्लियर है? इधर इनका सिग्नल, इनका साइन भी देख ले। ये क्या है? डॉलर। ये है तेरा यूरो, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेगी तो जापान का येन और रेनमिनबी सेम ही ये दिखता है। और यहाँ यूनाइटेड किंगडम का पाउंड है, यूनाइटेड किंगडम का पाउंड है। इतना क्लियर है? यहाँ देख ले, ये यहाँ क्या है? ये डॉलर। ब्रिटेन, ब्रिटेन का ये क्या है? ब्रिटेन का पाउंड, ब्रिटेन की महारानी होती है ना, पाउंड। ये जापान का येन, जापान का येन। ये यूरोपियन का यूरो, यूरो। और यहाँ पर रेनमिनबी, रेनमिन। बात समझ में आ गई ये सारी की सारी? हाँ, ये पांचों को किसमें रखा गया है? एसडीआर। एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल ड्रॉविंग राइट, स्पेशल ड्रॉविंग राइट। क्या कोई भी देश इन पांचों मुद्राओं का, पांचों मनी का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, ठीक है। अगर तुमको डॉलर में करना है तो डॉलर में करो, यूरो में करना है तो यूरो में करो, रेनमिनबी में करना है तो रेनमिनबी में करो, या पाउंड में करना है तो पाउंड में करो। क्या समझ में आई? सो एनी कंट्री कैन ट्रेड विथ दीज मनी। कोई भी देश इन पैसों का इस्तेमाल करके क्या कर सकती है? व्यापार कर सकती है, व्यापार कर सकती है। समझ में आया? इतना क्लियर है बात? तो कभी पूछेगा कि क्या एसडीआर में हमारा रुपयों को रखा गया है?
नहीं, एसडीआर में हमारे रुपए को नहीं रखा गया है। बात समझ में आई? ओके, अब देख, इन्हीं चीजों को, जैसे कि जब हम पैसा कहीं ले जाते हैं और पैसे को एक्सचेंज कराते हैं, खैर तो बता चुका हूँ कि जैसे भारत में ही $1 की वैल्यू कितनी चल रही है, या कोई पर्सन आएगा तो उसे भारत में डॉलर को एक्सचेंज करके रुपया कितना दिया जाएगा, उसे हम कहते हैं नॉर्मलाइज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? आरबीआई की होती है। आरबीआई हमें बताता है कि इस समय जो NEER नॉर्मलाइज्ड इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो कितना चल रहा है। तो जब हम आरबीआई वगैरह पढ़ रहे थे तो नीर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ओके। अब देख, कुछ पैसे ऐसे होते हैं जिस पर क्या लगा होता है? प्रतिबंध लगा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिबंधित मनी। मतलब कि उसका इस्तेमाल करके कोई भी देश किसी भी देश के साथ ट्रेड नहीं कर सकता है। जैसे नॉर्थ कोरिया का जो पैसा है उस पर क्या लगा हुआ है? प्रतिबंध लगा हुआ है। नॉर्थ कोरिया किसी दूसरे देशों के साथ उस पैसे का इस्तेमाल करके ट्रेड नहीं कर सकता है। बात समझ में? जैसे अभी कुछ दिन पहले, मतलब कि इस पे रूबल पर किस तरीके से लग गया था बैन कि रूबल का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है, तो उसने बार्टर सिस्टम फिर चालू कर दिया। तो वैसे ही ऐसे पैसे जिन पर बहुत सारे सैंक्शन लगे होते हैं उसे हम सैंक्शन्ड मनी कहते हैं, प्रतिबंधित मनी। ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं, बस कंसेप्ट के लिए याद रख लिया अगर कभी कुछ पूछा गया तो। समझ में आ गया सारा का सारा? ओके, तो ये था पूरा का पूरा मनी, 6 टाइप के, इन सबको याद रखना। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, और आगे की जो इकोनॉमिक्स की रहेगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।